सुप्रभात बच्चों। आज हम बसंत के पाठ 9 चिड़िया की बच्ची कहानी का अध्ययन करेंगे। ये एक बहुत ही रोचक कहानी है। इस कहानी में एक चिड़िया की प्यारी सी बच्ची होती है और एक बहुत ही प्रतिष्ठित धनवान पैसे वाला व्यक्ति होता है माधव दास। माधव दास के पास सब कुछ है, धन दौलत, कोठी, बंगला, बाग, बगीचे, किंतु जो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, मन की शांति, मन की प्रशंसा, वही नहीं है। तो वह इस चिड़िया की बच्ची में अपनी प्रसन्नता ढूंढने की कोशिश करता है। और कहानी में क्या क्या होता है, कहानी की रोचकता हम कहानी पढ़ने के साथ साथ जानते जाएंगे। तो प्रारंभ करते हैं पाठ 9 चिड़िया की बच्ची। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई। उसके सामने बहुत ही सुहावना बगीचा भी लगवाया। उसको कला से बहुत अधिक प्रेम था। धन की कमी नहीं है और व्यसन छू नहीं सकता। सुंदर अभिरुचि के आदमी थे। फूल, पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती थी और आसमान कई रंग का हो जाता, तब कोठी के बाहर चौतरे पर तखत डलवाकर मसनद के सहारे वह बगीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इससे मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फरसी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। बच्चों, यहाँ पर कहानी बताई गई है माधव दास जी की। माधव दास जो हैं वो उन्होंने अपनी नई संगमरमर की कोठी बनवाई है। क्योंकि उनको कला से बहुत प्रेम था, वो चीज़ों को संभाल कर बहुत रखते थे। उन्होंने क्या किया, अपनी कोठी के सामने एक बगीचा बनवाया। उनको कला का प्रेम था, उन्होंने कई सारी चीज़ों को वहाँ पर रोचकता के लिए लगवाया। पैसे की कमी नहीं थी, इसलिए अपने मन की सारी मुरादों को पूरा किया। व्यसन मतलब कोई भी बुरी आदत उनको छू नहीं सकती थी और धन की कमी नहीं थी, अर्थात वो अपनी रुचि के अनुसार, अपने कला प्रेम के अनुसार अपनी धन दौलत का प्रयोग करते थे। सुंदर रुचि के आदमी थे, बहुत ही मनोरंजक आदमी थे। फूल, पेड़, पौधे, पत्तियाँ, घासें, ये सारी चीज़ें बहुत ही रोचक थीं। साथ ही साथ फव्वारे थे जो बगीचे में लगे थे और वो वहाँ की सुंदरता को बहुत अधिक बढ़ाते थे। समय भी उनके पास काफ़ी था, क्योंकि बड़े आदमी थे, नौकर चाकर काम करने वाले थे, तो उनके पास समय भी काफ़ी था। जब शाम हो जाती, गर्मी का दिल ढल जाता, आसमान में कई रंग के बादल हो जाते, उस समय पर माधव दास अपनी कोठी से बाहर आते और बाहर चमोतरे पर बैठ एक तखत पड़वा कर बैठ जाते। मसनद मतलब आपने देखा होगा, गोल तकिया जो होता है उसके ऊपर टेक लेकर बैठ जाते और प्रकृति की छटा निहारते। प्रकृति की छटा मतलब प्राकृतिक वातावरण को बहुत ही प्यार से निहारते। इसको देखकर उनको ऐसा लगता था जैसे उनको अपने मन की तृप्ति, उनको उनके मन का संतोष मिल रहा हो। यदि उनके मित्र उनके साथ होते तो उनसे बातचीत कर लेते, और यदि उनके मित्र उनके पास नहीं होते तो वहीं बैठे बैठे वो क्या करते, हुक्के को पीते रहते और अपने समय को ऐसे ही पूरा व्यतीत कर देते। अब व्यतीत क्या करते कि इस प्रकृति की सुंदर छटा को देखकर, रंग बिरंगे बादलों को देखकर, रंग बिरंगे फूलों को देखकर वो अपनी संध्या, अपनी शाम इसी तरह गुजार देते। अब क्या हुआ, एक दिन था जिस दिन थोड़े थोड़े बादल थे। बादल थोड़े गहरे थे, घटा मौसम भी थोड़ा सा सुहावना था। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन के आ रहा था। होता है ना, कहीं धूप कहीं छाँव होती है, तो पेड़ पौधों से धूप का जो प्रकाश था वो छन छन के अंदर की तरफ आ रहा था। माधव दास मसनद के सहारे बैठे हुए थे। वो तकिए के सहारे जैसे बैठते हैं वैसे ही बैठे हुए थे। उन्हें ज़िंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला, उन्होंने अपने जीवन के किस अनुभव को नहीं लिया, किस रोचक बात को नहीं सीखा, उन्होंने हर एक चीज़ को जी भर के जिया। लेकिन इन सारी चीज़ों के बाद भी उनके मन में कुछ खालीपन था। उन्हें लगता था कि शायद मेरे जीवन में अभी किसी चीज़ की कमी है और मैं अपने जीवन को पूर्णता जी नहीं पाया। कहीं कुछ ना कुछ तो कमी है, कहीं कुछ ना कुछ तो खालीपन है। उस दिन शाम के समय उनके ये सारी बातें सोच ही रहे थे कि देखते ही देखते सामने गुलाब की डाली पर एक चिड़िया का बच्चा आ बैठा। एक चिड़िया आ बैठी। चिड़िया बहुत ही सुंदर थी।
उसकी गर्दन लाल रंग की थी। बच्चों, इस पूरे गद्यांश में चिड़िया की सुंदरता के बारे में बताया है। ध्यान से सुनिए। चिड़िया बहुत ही सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल रंग की और गुलाबी रंग के शेड में थी। किनारों पर जरा जरा सा नीला रंग था। ऊपर चमकदार स्याही जैसा रंग था। उसका नन्हा सा सिर बहुत ही प्यारा लग रहा था। शरीर का चित्र विचित्र चित्रकारी थी, मतलब कि उसके शरीर पे कई सारे रंगों का समावेश था और वो बहुत ही सुंदर डिज़ाइन जैसा लग रहा था। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था। और यहाँ क्या था, चिड़िया को इस माधवदास की सत्ता मतलब धन दौलत और इस बगीचे के बारे में कुछ भी पता नहीं था। और मानो तनिक देर आराम भी उसे नहीं चाहिए था। और चिड़िया क्या थी, चिड़िया चंचल थी। उसे थोड़ी देर आराम भी नहीं चाहिए था। वो तो बगीचे की सुंदरता को देखते इधर उधर मचलने लगी। कभी पर हिलाती, कभी अपने पंखों को हिलाती, तो कभी फुदकने लगती, कभी खुश होके बहुत खुश होके झूमने लगती, कभी अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ें निकालने लगती। होता है ना, प्रकृति की छटा को देखकर पेड़ पौधे पशु पक्षी अपनी क्रियाओं को रोक नहीं पाते। तो इतने सुंदर बगीचे को देखकर भी वो चिड़िया की बच्ची अपनी कलाओं को, अपनी जिज्ञासाओं को रोक नहीं पाती। जैसे कि वो बच्ची थी, कभी फुदकती, कभी उड़ती, कभी अपनी चोंच से आवाज़ें निकालती। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनचली लगी। माधवदास को ये चिड़िया बहुत अच्छी लगी। उसकी स्वच्छंदता, मतलब कि उसका जो आज़ादी थी, वो माधवदास को, स्वच्छंदता मतलब आज़ादी, उसकी आज़ादी माधवदास को बड़ी प्यारी लगी। कुछ देर तक वह चिड़िया को इसी तरह देखता रहा। उसका थिरकना, मतलब कि उसका उछलना कूदना चलना, ये सब देखता रहा। इस समय वह सब कुछ भूल गया। इस समय माधवदास को कुछ याद ना था कि वो क्या करना चाह रहा है। बस वो उस चिड़िया के सौंदर्य में, उसकी चंचलता में डूब गया। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। उन्होंने चिड़िया का स्वागत किया और कहा कि आओ, तुम बहुत ही अच्छी आई, बहुत अवसर पे आई, और ये बगीचा ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। यह बगीचा तुम लोगों के लिए यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। अब क्या था, माधवदास को वो चिड़िया बहुत अच्छी लगी और बगीचे में आने से उस बगीचे की जो सुंदरता थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। तो माधवदास चिड़िया को लालच देने लगा कि देखो, तुम यहाँ पर आई हो, बहुत अच्छी आई, और तुम्हारे यहाँ आने से मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैंने ये बगीचा तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तो तुम भी यही समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है, और तुम बेखटके, मतलब बिना किसी झिझक के, बिना किसी हिचकिचाहट के यहाँ आया करो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, मतलब चिड़िया का बच्चा था छोटा। उसने जैसे ही माधवदास को अपनी तरफ आते हुए देखा, वो थोड़ी घबरा गई। फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है, फिर चिड़िया ने इसे तिरछी निगाह से देखा, गर्दन हिलाकर देखा। फिर उसे महसूस हुआ कि बात चिड़िया से ही की जा रही है। तो वह एकाएक तो घबराई, पहले अचानक से तो वह घबरा गई, और फिर संकोच के साथ, झिझक के साथ जीत कर बोली। फिर उसने अपने डर को अपने अंदर दबा लिया और अपने डर पर विजय प्राप्त करके बोली, मुझे मालूम नहीं था यह बगीचा आपका है। माधवदास जी से कहा कि मुझे नहीं पता था यह बगीचा आपका है। मैं तो आई थी कुछ पल भर यहाँ सांस लेने के लिए। मैं अभी अभी यहाँ से चली जाती हूँ। बस कुछ टिकने की कोशिश की थी, क्योंकि वो चिड़िया का बच्चा था तो वो ऊंची उड़ान नहीं उड़ सकता। इसलिए वो चुपके से धीरे से आई थी, थोड़ी सांस लेने रुकी थी और वहाँ से तुरंत ही जाने वाली थी। होता है ना, आपने देखा होगा कभी कोई पक्षी आपके पास बैठा है और आप उसको पुचकार के कुछ खिलाने की कोशिश करते हैं, तो पहले वो डरता है, फिर आपकी तरफ अपना ध्यान केंद्रित करता है, और जैसे ही उसे कुछ असावधानी लगती है तो वो तुरंत वहाँ से उड़ जाता है। क्योंकि ये चिड़िया की बच्ची थी तो अभी इतनी प्राकृतिक चीज़ों को नहीं जानती, तो वो धीरे धीरे उसकी बात का जवाब देती है, उससे अपने वहाँ आने के लिए क्षमा याचना करती है और उसे अपने आने का, माधवदास को अपने आने का कारण बताती है। माधवदास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है। चिड़िया की बात सुनकर माधवदास ने कहा, बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इन सबको तुम अपना ही समझो। ये सब कुछ तुम्हारा है। तुम कितनी भोली हो, कितनी प्यारी हो। जाओ नहीं, बैठो, तुम मेरा बगीचा छोड़ के कहीं नहीं जाओ, तुम बैठो। अब क्या था, माधवदास को जिस खालीपन का एहसास हो रहा था, माधवदास इस चिड़िया के माध्यम से अपना वो खालीपन दूर करना चाहता था।
मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है, माधव दास ने चिड़िया से कहा। तुम्हें देखकर मेरा मन बहुत प्रफुल्लित होता है। माधव दास की बातें सुनकर चिड़िया बहुत सकुचा गई, बहुत डर गई। उसे बोध हुआ, उसे एहसास हुआ कि शायद उसने कुछ गलती की है। और उसने गलती क्या की है कि वो यहाँ आकर बैठ गई। उसका थिरकना रुक गया। अब चिड़िया जो थी फुदक फुदक के इधर उधर जो बैठ रही थी वो रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी। डर गई और डर के कारण वह बोली, मैं बहुत थक गई थी और थकावट के कारण मैं यहाँ पर बैठ गई। मैं अभी चली जाऊँगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करो। मैं इस बगीचे को अपना नहीं समझ रही। ये बगीचा आपका है, आपका ही रहेगा। मुझे क्षमा करें, मैं यहाँ से शीघ्र अतिशीघ्र चली जाती हूँ। यहाँ क्या था? माधव दास चिड़िया को रोकने का प्रयास कर रहा था और चिड़िया को लगा कि माधव दास को ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई गलती कर दी है। तो दोनों ही अपने तर्क वितर्क दे रहे थे। आगे क्या होता है? माधव दास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित होता है। चित्त मतलब हृदय, प्रफुल्लित मतलब खुश होता है। तुम्हें देखकर मेरे हृदय को खुशी मिलती है। मेरा महल भी सूना है, मेरे महल में कोई नहीं है, मेरा महल सूना पड़ा है। वहाँ कोई भी चहचहाट नहीं है, वहाँ किसी भी प्रकार की प्रसन्नता देने वाली बात नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलता है। तुम्हें देखकर मेरे मन में एक खुशी का माहौल आ जाता है। मेरा मन प्रफुल्लित हो जाता है। तुम कैसी प्यारी हो। यहाँ ही तुम क्यों ना रहो, तुम यहीं पर क्यों नहीं रुक जाती? चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ। सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बातें करने मैं ज़रा घर से उड़ आई थी। चिड़िया ने फिर वितर्क दिया कि मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। मैं घर से आई थी सूरज की धूप खाने, हवा से अपने पंखों की हवा के साथ खेलने निकल आई थी। फूलों से थोड़ी बातें करने घर से उड़ाई थी। अब सांझ मतलब शाम होने को है और मैं माँ के पास वापस जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जाती हूँ। आप सोच ना करें, मतलब कि मैं अभी यहाँ से आपके बगीचे से चली जाऊँगी। आप इस पर ज़्यादा विचार ना करें और मैं यहाँ आ गई थी उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। माधव दास ने फिर तर्क किया। माधव दास ने फिर कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। मेरी प्यारी सी चिड़िया, तुम पागल मत बनो। देखो, तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है, हरियाली ही हरियाली है। देखो, वह पानी खेल रहा है। फुब्बारे को दिखाते हुए कहा, उधर पानी खेल रहा है। उधर गुलाब के फूल कितना हंस रहे हैं। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या पाओगी। महल के अंदर जाओगी तो तुम्हें अनेक प्रकार की चीज़ें मिलेंगी। मेरा दिल वीरान है, मेरा दिल सूना सूना है। वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है, मेरे दिल को प्रसन्नता सुनने का अवसर नहीं मिलता। लेकिन तुम्हें देखकर मेरे हृदय में प्रसन्नता का आभास हो रहा है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, मेरे पास सोना चांदी मोती भरपूर हैं। सोने का एक बहुत सुंदर घर है। मैं तुम्हें बना दूंगा। मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा सुंदर सा प्यारा सा सोने का पिंजरा भी बनवा दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकी होंगी। तुम मुझे खुश रखना, तुम मुझे खुश रखना। यहाँ पर माधव दास जो इंसानों को लालच दिए जाते हैं, वही लालच चिड़िया की बच्ची को देने का प्रयास कर रहा है। कह रहा है सोने का घर बनवा देगा, मोतियों की झालर लटकी होंगी और उसे सारी शान शौकत देगा जिससे वह खुश रहेगी। लेकिन उसके बदले उसे क्या करना होगा? माधव दास को खुश रखना होगा। और तुम्हें क्या चाहिए? माँ के पास बताओ क्या है? अब माधव दास ने कहा, मैं तुम्हें सोने का घर दे रहा हूँ, मोतियों की लड़ी दे रहा हूँ, बहुत सुंदर चीज़ें दे रहा हूँ। इस बदले में तुम्हें और क्या चाहिए? बताओ, माँ के पास क्या है? कुछ नहीं है। तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। उसने फिर कहा, मेरी प्यारी सी चिड़िया, मेरी भोली सी गुड़िया, तुम यहीं मेरे पास रहो। मैं तुम्हें सारी शान और शौकत दूंगा। माँ के पास ऐसा क्या है बताओ? चिड़िया इन बातों को सुनकर बहुत डर गई। बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए आई थी। चिड़िया ने फिर भी तर्क दिया और फिर अपनी वही बात की कि मैं अपना रास्ता भूल गई थी। तनिक मतलब थोड़ा सा आराम करने के लिए एक डाली पर रुक गई थी। अब मैं भूल कर भी ऐसी गलती नहीं करूँगी।
जो कि क्या था, चिड़िया की बच्ची थी, पहली बार घर से निकली थी, उसे नहीं पता था कि बाहर निकल के कहाँ रुकना होता है, कैसे रुकना होता है, कैसे बातें करनी होती हैं। तो फिर चिड़िया की बच्ची भी तर्क देती है, मैं भटक गई थी, थोड़ा सा आराम करने के लिए इस डाली पर रुक गई थी, लेकिन अब मैं जीवन में ऐसी गलती पुनः नहीं करूँगी, मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। उसने फिर कहा, मैं जा रही हूँ, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। उसने कहा, तुम्हारी जो धन दौलत पैसे वाली बातें हैं ये मुझे समझ में नहीं आती। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी है। मेरी माँ ने जहाँ मेरा घोंसला बनाया है वहाँ पर बहुत सारी सुनहरी धूप बिखरी हुई है। और घोंसला कैसा होता है, सुनहरी डालियों का, टहनियों का, तो उससे मेरा घर बना हुआ है। मुझे और क्या करना, मुझे वो सुनहरी धूप ही बहुत अच्छी लगती है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने कहा, सोने का पिंजरा बनवाएंगे। उन्होंने कहा, हमें तिनकों का घर ही पसंद है। 2 दाने माँ लाती है वो खा लेते हैं, और जो 2 दाने भोजन के लिए माँ लाती है उसको खाकर हम बहुत खुश हो जाते हैं। और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ, और जब मैं अपने परों को, अपने पंखों को खोलने के लिए, उड़ने का प्रयास करने के लिए बाहर जाती हूँ, तो मेरी माँ बाट देखती है, मतलब कि मेरी माँ मेरा रास्ता देखती है कि मेरी बच्ची कब अपना प्रयास, अपनी सफलता पूर्ण करके, अपनी परीक्षा पूर्ण करके, अपने पंखों को खोल के वापस आएगी। मुझे तुम और कुछ मत समझो, और ये कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही था कि मैं अपने पंखों को खोलने, हवा से बहस करने बाहर आई थी, और मेरा इसके अतिरिक्त कुछ नहीं था। तुम इससे ज़्यादा मुझे कुछ मत समझो। मैं अपनी माँ की हूँ और मैं अपनी माँ की ही रहूँगी। मुझे अपनी माँ, अपना घोंसला और सुनहरी धूप बहुत पसंद है। माधव दास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती। माधव दास ने फिर तर्क दिया, बोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे जानती नहीं हो। चिड़िया ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, मैं माँ को जानती हूँ, बाई को जानती हूँ, सूरज को जानती हूँ, उसकी धूप को जानती हूँ, घास को जानती हूँ, पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, हे श्रीमन, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। चिड़िया ने कहा, वो अपने आसपास रहने वाली समस्त चीज़ों को जानती है, लेकिन आप कौन हैं वे आपको नहीं जानती। माधव दास ने फिर तर्क दिया, तुम भोली हो, तुम मुझे नहीं जानती। अब यहाँ पर माधव दास का गर्व बोल रहा था कि तुम इतनी भोली हो, तुम मुझे जानती ही नहीं हो। जब तुमने मुझे नहीं जाना तो तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधव दास। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो वही दे सकता हूँ, मैं बहुत ही धनी हूँ। चिड़िया ने फिर मासूमियत से तर्क दिया, पर मैं तो छोटी सी जात हूँ, आप बहुत धनी धनी हो, आप विशाल हो, लेकिन मैं तो बहुत छोटी सी हूँ। आपके पास सब कुछ है, तब आप मुझे क्यों रोकने का प्रयास कर रहे हैं? मुझे जाने दीजिए। माधव दास ने फिर कहा, बोला, तुम बहुत भोली हो। सॉरी। माधव दास ने फिर भी तर्क दिया, माधव चिड़िया, तू निरी अनजान है। निरी मतलब पूरी तरह से अनजान है। मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ। माधव दास मानव वाला लालच दे रहा था कि तू बिल्कुल अनजान है, तू मुझे जानती नहीं, यदि तू मुझे खुश करेगी तो मैं तुझे माला माल कर दूंगा। फिर चिड़िया ने मासूमियत से फिर भी तर्क दिया कि तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है। चिड़िया ने ये बता दिया कि तुम तो सेठ हो, लेकिन मेरी भाषा में, मेरे परिवार में, मेरी प्रकृति में सेठ शब्द का कोई भी महत्व नहीं है, या मैं सेठ क्या होता है वो मैं नहीं जानती। पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, जब तुम इस तरह से अपना परिचय दे रहे हो तो ज़रूर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझ हूँ, मैं नासमझ हूँ। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, और मेरी माँ मुझे बहुत अधिक प्यार करती है। वह मेरी राह देख रही है। मैं माला माल होकर क्या करूँगी, जब मैं जानती ही नहीं ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। माला माल किसे कहते हैं, सेठ किसे कहते हैं। तुम्हारी बातों से इन चीज़ों का महत्व है, लेकिन मेरी बातों से केवल इतना ही महत्व है कि मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही है और मुझे अपनी माँ के पास जाना है। क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए? जब मुझे ये पता ही नहीं है माला माल क्या होता है, तो मुझे माला माल होने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, और मुझे होना भी क्यों चाहिए माला माल। सेठ ने फिर वितर्क किया,
अब सेठ को थोड़ा थोड़ा गुस्सा आने लगा। सेठ ने कहा, अरे चिड़िया, तुझ में बुद्धि नहीं है? तू सोना नहीं जानती? सोना उसकी समस्त जगत को तृष्णा मतलब लालसा रहती है, पूरा समस्त सोना पाना चाहता है। वह सोना मेरे पास ढेर ढेर है, वो सोना जो पूरा संसार चाहता है, वह सोना मेरे पास बहुत है। तेरा घर समूचा सोने का होगा, मैं तेरा घर भी सोने का बनवा दूंगा, तेरा पिंजड़ा भी सोने का बनवा दूंगा, जैसा दुनिया में कहीं नहीं होगा। ऐसा कि तू देखती रह जाएगी, तू उसके भीतर थिरक फुदक मुझे खुश करना। तेरा भाग्य खुल जाएगा, तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। सेठ उसे एक के बाद एक लालच देता जाता है, क्योंकि वो चिड़िया है, उसे हवा में उड़ना पसंद है, उसे प्रकृति पसंद है। तो उसे अब भी नहीं समझ में आ रहा कि सेठ क्या बात कर रहे हैं। चिड़िया ने फिर कहा, वह सोना, ये क्या चीज़ है? अब तक उसने सुना सेठ, अब तक उसने सुना मालामाल, अब उसने सुना सोना, अब ये सोना क्या होता है? सेठ ने फिर घमंड के साथ कहा, तू क्या जानेगी? तू चिड़िया जो है, तू नहीं जानती सोना क्या है। क्योंकि तू पक्षी है। सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत कुछ सीखना होगा। बस ये जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है। सेठ ने अपनी काबिलियत बताते हुए कहा, तू सोने का महत्व भी जानेगी, सोने के बारे में भी जानेगी, लेकिन बस तू अभी इतना जान ले कि सेठ माधवदास खुद तुझसे बात कर रहा है, और जिससे मैं बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत क्या होती है, खुल जाती है। तू अभी जगत का हाल नहीं जानती, तू इस संसार को नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियाँ हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, नौकर हैं, चाकर हैं बड़ी संख्या में, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। लेकिन तुझसे क्या हुआ है? मेरे मन को खुशी मिली है। तू मेरे लिए एक वरदान सा है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है? और तू मेरे लिए खुशी लाई है, इसलिए मैं तुझे ये सब कुछ दे रहा हूँ, और ये सब कुछ तेरे लिए एक वरदान है। ये चिड़िया, तू इस बात को क्यों नहीं समझती? वो गुस्से में कहता है कि मैं इतनी बातें तुझे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तू इस बात को क्यों नहीं समझती? चिड़िया ने फिर मासूमियत से कहा, सेठ, मैं नादान हूँ, मैं बच्ची हूँ, मैं कुछ नहीं समझती, पर मैं इतना ज़रूर समझती हूँ कि मुझे देर हो रही है, मेरी माँ मेरी राह देखती होगी। सेठ ने अब एक चालाकी चलने का प्रयास किया। सेठ ने कहा, ठीक है, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? तेरे पास में जो सुंदर सा फूल है, इसे तूने देखा? यह एक है, ऐसे अनगिनत फूल हैं। सेठ ने फिर दोबारा से लालच दिया कि जो फूल तेरे पास है, ऐसे अनगिनत फूलों के बगीचे मेरे पास है, वहाँ भांति भांति अलग अलग तरह के रंग हैं, वो उसमें अलग अलग तरह के रंग हैं, अलग अलग तरह की खुशबू है। चिड़िया, तैने मतलब तूने तूने मेरा चित्त हृदय प्रसन्न किया है। वे सब फूल तेरे लिए, जिससे तू खेलेगी। वह घोंसले में तेरी माँ है, वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, और यहाँ बगीचे में तरह तरह के फूल हैं जो तेरे लिए हैं। पर माँ क्या है? यहाँ पर सेठ ने फूलों के बगीचे से माँ के घोंसले को कंपेयर कर दिया, तुलना कर दी कि यहाँ इतना कुछ है और वहाँ घोंसले में क्या है? तेरी माँ। पर माँ क्या है? इस बाहर के सामने तेरी माँ कुछ नहीं है, वहाँ तेरे घोंसले में भी कुछ भी तो नहीं है, वहाँ सिर्फ तिनके तिनके पड़े हुए हैं। तू अपने को नहीं देखती। अब क्या है? सेठ उसको लालच दे रहा है। यहाँ रंग बिरंगे फूल हैं, वहाँ केवल घोंसला है। यहाँ सारी शान शौकत है, वहाँ केवल तेरी माँ है। और तू अभी अपने आप को जानती नहीं है, तू कितनी सुंदर है। तेरे लिए वो घोंसला नहीं, मेरा सोने का पिंजरा ही ज़रूरी है। देख कितनी सुंदर तेरी गर्दन है, कितना प्यारा तेरा शरीर है। तू ऐसी है जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। मैं तुझे सोने में मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा, मैं तेरे लिए सोने का कवच बनवा दूंगा और तेरे महत्व को बढ़ा दूंगा। तूने मेरा हृदय प्रसन्न किया है, इसलिए तू कहीं मत जा, तू यहीं मेरे पास रह जा। चिड़िया नहीं समझ पा रही है इन सारी बातों को, वो तो मासूम है और उसे प्रकृति से प्रेम है। चिड़िया ने फिर कहा, सेठ, मैं अपने को नहीं जानती। चिड़िया ने फिर मासूमियत से जवाब दिया, सेठ, मैं अपने को नहीं जानती, लेकिन इतना जानती हूँ, मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ ने फिर कहा, मुझे रात मत करो। उसने कहा, सेठ, मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं रास्ता भूल जाऊंगी। सेठ ने कहा,
अच्छा चिड़िया, जाती हो तो चली जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो। तुम बहुत सुंदर हो। अब सेठ ने क्या किया, अपनी बात को पलट दिया और पलट के कहने का प्रयास किया कि ठीक है, तुम्हें जाने की इच्छा है, चली जाओ, लेकिन तुम यहाँ पर प्रतिदिन घूमने आया करो, ये तुम्हारा ही है। ये कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबाया। अब यहाँ पे सेठ चिड़िया को बातों में लगा रहा था और चिड़िया को पकड़ने की कोशिश कर रहा। ये कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसने इतना कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबाया। उसने बटन के दबते ही दूर कोठी में आवाज़ पहुंची, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। ये सब कुछ ही क्षण में हुआ। घंटी की आवाज़ होते ही एक नौकर बाहर आया। चिड़िया को इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया। जब कुछ भी बात चिड़िया को समझ में नहीं आई तो चिड़िया सिर्फ चारों ओर ध्यान केंद्रित कर रही थी। सेठ ने कहा, तुम अभी अपनी माँ के पास जाओ, माँ राह देखती है ना। यहाँ पर सेठ बहुत बड़ी चालाकी चल रहे हैं। माँ भी तुम्हारी राह देख रही है, लेकिन कल फिर आ जाना। कल आना, परसों आना, रोज आना, क्योंकि ये पूरा बाग, पूरा बगीचा तुम्हारा ही है। ये कहते कहते दास को सेठ ने इशारा किया। इतनी बात कहते कहते जो उसका नौकर था, जो दास था, वो चिड़िया के पीछे आ गया। तो सेठ ने दास को इशारा किया कि चिड़िया को पकड़ ले। अब जैसे ही चिड़िया को पकड़ने के लिए जतन चला, सेठ कहते रहे, सच तुम बहुत सुंदर हो। अब यहाँ पर सेठ चिड़िया का ध्यान अपनी बातों में केंद्रित कर रहे थे और वहाँ पर सेठ का जो दास था वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। सेठ कहने लगे, सच तुम बहुत ही सुंदर हो, बहुत प्यारी हो। तुम्हारे कितने भाई बहन हैं? तो चिड़िया खुशी से बताने लगी, बोली, 2 बहन 1 भाई। मुझे देर हो रही है, हाँ हाँ जाना। फिर सेठ कहते, ठीक है चली जाओ, अभी तो उजाला है। अच्छा, 2 बहन 1 भाई, बहुत अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर न जाने क्यों अजीब सी घबराहट थी। ये घबराहट 2 चीज़ों की थी। एक तो माँ राह तक रही है, अंधेरा हो रहा है, और दूसरा जो सेठ अब तक उसे बातों में लगाया था, अचानक से उसे जाने की बात कैसे कहने लगा। तो चिड़िया क्या थी, अंदर ही अंदर चौकन्नी थी, सतर्क थी, चारों ओर देख रही थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर? अभी कहाँ, अभी उजाला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर इतने और हाल सुनाओ, तुम अपने घर के बारे में और कुछ सुनाओ, डरो मत। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी, अगर अंधेरा हो गया तो मैं रास्ता नहीं ढूंढ पाऊंगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे कोई कठोर स्पर्श उसकी देह को छूने आया, और ये कठोर स्पर्श क्या था? सेठ के नौकर का हाथ। वह चीख देकर चिल्लाई और एकदम उड़ी। नौकर के फेरे हुए पंजे में वह आकर एकदम बाहर निकल गई। क्या था, नौकर ने उसे यूं पकड़ने की कोशिश की तो नौकर के हाथ से वो एकदम फिसलकर बाहर निकल गई, और तब वह उड़ती हुई एक सांस में सीधे अपने माँ के पास पहुंची। माँ की गोद में गिरकर सुबह सुबह कर रोने लगी और केवल एक ही बात कहने लगी, माँ, ओ माँ, माँ, ओ माँ, बहुत ही घबराहट से। माँ ने बच्ची को छाती से चिपकाकर पूछा, क्या है मेरी प्यारी बच्ची, क्या है? पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही, रोती रही और कहती रही, माँ, ओ माँ। बड़ी देर में उसे ये ढाढ़स, उसे ये सांत्वना मिली, उसे ये समझ आया कि वह अपने माँ के पास है और सुरक्षित है। तब वह पलक मीचकर उस माँ के पास, अपनी माँ के पास उसकी छाती से चिपककर सो गई, जैसे अब पलक कभी ना खोलेगी। कहते हैं ना कि माँ के पास पहुंचकर हम हर डर से उबर जाते हैं। ऐसे ही चिड़िया की बच्ची भी अपने माँ के पास पहुंचकर संपूर्ण डर से बाहर आ गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि हमारे घर परिवार, हमारे भाई बंधुओं से अधिक महत्वपूर्ण हमारे लिए कुछ नहीं। सेठ माधव दास ने उस चिड़िया की बच्ची को जो भी लालच दिए वो सभी उसके लिए व्यर्थ थे। अभी हम कह सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें अलग हैं। चिड़िया के लिए केवल पेड़ पौधे और उसको प्राकृतिक वातावरण ही पसंद है, तो बंधन में रहना उसको पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम सिर्फ मानव और मानव की बात करें तो भी सर्वप्रथम महत्व हमें अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने भाई बहन को ही देना चाहिए। धन्यवाद।